क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा इन टोटल? आपके पास ये क्वेश्चन आने वाला है इन टोटल 5 मार्क्स का। कंपैरिजन जब ड्रॉ करें तो आप कंपैरिजन हाईएस्ट टू लोएस्ट का करें या सेकंड हाईएस्ट का सेकंड लोएस्ट से करें। एनालिटिकल पैराग्राफ इज नेवर एनक्लोज्ड इन अ बॉक्स। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, I am your English mentor Tripti Arora, and today we are going to start with the second part from the writing section, that is analytical paragraph. Now what is analytical paragraph? How do we write it? किस तरह का क्वेश्चन इस टॉपिक से बनेगा, किस तरह के पैटर्न्स इस टॉपिक में यूज़ होते हैं, वो सारा वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो एनालिटिकल पैराग्राफ होता क्या है। नाउ बेसिकली एनालिटिकल ये जो वर्ड है ये निकला है एनालाइज से, यानी हमारे पास कोई ना कोई डेटा होगा और उस डेटा को हमें एनालाइज करना होगा, हमें उसे थॉरली देखना होगा और उस पर अपने व्यूज़ नहीं, उस पर उसी डेटा को देखकर हमें लिखना होगा कि किस तरह से वो हमें बताया गया है, दर्शाया गया है। वो चार्ट के फॉर्म में हो सकता है, कंटेंट के फॉर्म में हो सकता है, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, हिस्टोग्राम हो सकता है, बार ग्राफ हो सकता है। तो कितने अलग अलग तरीके के एनालिटिकल पैराग्राफ जो हैं, ट्रेंड का चार्ट हो सकता है, वो हमें दिखाए गए हैं। ये हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग स्किल्स के अंडर आएगा, जो कि आपके 5 मार्क्स कैरी करेगा। तो आपने इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है या इसको यूँ ही नहीं छोड़ देना है कि हाँ लिखना ही तो है, ऐसे राइटिंग की तरह लिख लेंगे। बच्चों कुछ पॉइंट्स होते हैं जो एनालिटिकल पैराग्राफ में हमें ध्यान रखने पड़ते हैं इसको लिखने से पहले, क्योंकि ये नॉर्मल ऐसे राइटिंग नहीं है जो हम करते आते हैं, इसमें हमें कुछ स्पेसिफिकेशंस का ध्यान रखना पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं हम एनालिटिकल पैराग्राफ। सबसे पहले देखते हैं कि ये होता क्या है। बोल रहे हैं एन एनालिटिकल पैराग्राफ इज अ कंसाइज पीस ऑफ राइटिंग दैट रिक्वायर्स एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द इंफॉर्मेशन presented in the form of data such as chart, graph, tables और maps। यानी हमें चार्ट गिवन हो सकता है, हिस्टोग्राम हो सकता है, बार ग्राफ हो सकता है, हमें उसे देखना है, उसे थॉरली रीड करना है, एनालाइज करना है और उसी के अकॉर्डिंग डेटा उठाकर हमें अपने समरी में लिखना है। बोल रहे इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग की ट्रेंड्स। ट्रेंड चार्ट आ सकता है, ये देखना कि कब कौन सा चीज़ इंक्रीज़ हुआ है, कब कौन सी चीज़ की डिमांड डिक्रीज़ हुई है, कब किसका प्राइस बढ़ा है तो उस पर डिमांड का क्या इफेक्ट पड़ा है, इस तरीके से कि कब इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस जो है पर वॉट बढ़ा है, कब घटा है, कौन से एरियाज़ में कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा यूज़ में आ रही हैं, कौन से एज ग्रुप में कौन सी चीज़ें, इंटरनेट किस तरह से यूज़ हो रहा है, ये सारी चीज़ें बताती हैं जो ट्रेंड चार्ट आता है उसके अकॉर्डिंग। मेकिंग कंपैरिजन ड्रॉ करना पड़ता है एंड समराइज करना होता है उसके इनसाइट बहुत ही क्लियरली और प्रिसाइसली एंड इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर विदाउट एडिंग पर्सनल ओपिनियंस। योर व्यूज़, योर ओपिनियंस, योर पॉइंट ऑफ व्यू इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन analytical paragraph, क्योंकि analytical paragraph is all about what you are able to analyze using a given chart or a trend graph we can say। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है एनालिटिकल पैराग्राफ लिखने का ये एक्सेस करना या कम्युनिकेट करना जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, यानी जो डेटा हमें गिवन है, जो नंबर्स के फॉर्म में हमें डेटा गिवन है, उसको हमें एनालाइज करना होता है और उसको लिखना होता है इफेक्टिवली। बाय प्रैक्टिसिंग दिस स्किल द स्टूडेंट्स नॉट ओनली एक्सेल इन एग्जाम्स बट ऑल्सो डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड एबिलिटी टू इंटरप्रेट रियल वर्ल्ड डेटा सिस्टमैटिकली। आजकल ना आप वर्ड सुन रहे होंगे बहुत ज़्यादा डेटा एनालिस्ट या जॉब्स सुन रहे होंगे डेटा एनालिस्ट की। तो बच्चों वो क्या होते हैं, वो यही होते हैं जो अलग अलग ट्रेंड्स को देख के डेटा एनालाइज कर पाते हैं और फिर उनको समझ के इंटरप्रेट करके लिख पाते हैं कि कौन से चार्ट में कब इंक्रीज़ आया, कब डिक्रीज़ आया और इसके अकॉर्डिंग आगे का ट्रेंड कैसा चलेगा। ये मार्केट्स वगैरह में जो स्टॉक मार्केट्स होते हैं उनमें भी बहुत काम आता है, ये जो बिजनेस एनालिस्ट होते हैं उनमें भी बहुत काम आता है कि पीछे के ट्रेंड को देखकर आगे का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना या फोरकास्ट करना। इसीलिए डेटा एनालाइजिंग अभी बहुत बेटर स्किल भी बन रही है और डेटा एनालिस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांड में भी हैं। तो बेसिकली डेटा एनालिस्ट यही होता है कि वो पीछे के ट्रेंड्स को देखकर आगे का ट्रेंड जो है वो फोरकास्ट करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि ऐसा हो सकता है क्योंकि ये ट्रेंड अभी तक चला आ रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें भी एनालाइज करना है कि किस तरह से हम डेटा को देखेंगे, कैसे इंटरप्रेट करेंगे।
आगे बोला है कि हमें लिखने के लिए हमारे एग्जाम में हमें डेटा को कैसे एनालाइज करना है और कैसे लिखना है, उसके कुछ की फीचर्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले जो करना नहीं है, क्योंकि जो नहीं करना वही हमारे मार्क्स लूज कराता है। सबसे पहले ये समझो कि ये कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है एलिमेंट्स का। आपके पास गिवन है कि आपको एक ट्रेंड चार्ट बता दिया कि इस समय पर इंटरनेट इस पॉइंट पे इस तरह से यूज किया जाता था, तो आपने वहां पर ना डिस्क्राइब नहीं करने लग जाना, अपने ओपिनियंस नहीं देने लग जाना। आपने जो गिवन है ना सिर्फ उसी पे ही स्टिक रहना है। ओपिनियंस, पर्सनल ओपिनियंस आर नॉट एट ऑल अलाउड इन एनालिटिकल पैराग्राफ। It is not a description of the elements, for example describing pie chart graph without any analysis कि given ये है, उसको आप बिना एनालाइज करे उसके बारे में अपने व्यूज़ बताते जा रहे हैं, ओपिनियन बताते जा रहे हैं, ये आपने नहीं करना है बच्चों। इट इज़ नॉट अ समरी ऑफ द एंटायर डेटा प्रोवाइडेड, और ना आपने उसको समराइज करके लिखना है। आपने उनमें कंपैरिजन ड्रॉ करने हैं, आपने उनमें रॉ डेटा उठाना है, उसको दूसरे डेटा से कंपेयर करना है, दूसरे डेटा के बाद थर्ड डेटा से कंपेयर करना है, कितना डिफरेंस है, किस एज में है, क्यों है। अगर वो गिवन है वेल एंड गुड, नहीं है आपने नहीं बताना है। इसके बाद बोल रहे हैं व्हाट इट रिक्वायर्स, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। एनालिटिकल पैराग्राफ रिक्वायर्स क्लोजली एग्जामिनिंग द गिवन एलिमेंट्स सच एज ग्राफ्स, चार्ट्स, टेबल्स एटसेट्रा। जो एनालिटिकल पैराग्राफ होता है ना, उसमें या तो आपको टैबुलर कंटेंट गिवन होता है या चार्ट गिवन होता है, क्योंकि अगर आपके पास कोई डेटा, कुछ रॉ फैक्टर होगा, उसी में से ही तो आप एक्सट्रैक्ट करके अपना कंटेंट लिख पाएंगे। उसके बाद होता है द फोकस ऑन ड्राइंग इनसाइट्स, ट्रेंड्स एंड कंपैरिजन। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों कि ट्रेंड को देखकर ना कंपैरिजन ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कंपैरिजन जब ड्रॉ नहीं होगा तो हम कैसे समझा पाएंगे अपने चार्ट को। दो चार्ट्स को, जो दो डेटा को कंपेयर नहीं करोगे तो कंपेयर हमेशा हाईएस्ट टू लोएस्ट और सेकंड हाईएस्ट टू सेकंड लोएस्ट, ऐसे कंपैरिजन ज़रूर करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमको यहाँ पर कोई चार्ट गिवन है और इस चार्ट के बीच में हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच में कंपेयर नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन से डेटा को किस डेटा से कंपेयर करा है और उसका एनालिसिस क्या निकला है। ठीक है, तो कंपैरिजन इज मैंडेटरी। The analysis must be objective and precise, sticking only to the provided data. This is very, very important, utmost important point. Stick to what the data has been given in the question. आपने exaggerate करके नहीं लिखना है, बड़ा चढ़ा के अपने दिमाग का नहीं लिखना है। बस जितना भी objective, जितना भी precisely लिखेंगे वही हमारे लिए बेहतरीन होगा, और सिर्फ डेटा जो given है उस पर स्टिक रहना है, अपनी मर्जी से ऐड नहीं करना है। की फीचर्स, नो टाइटल और हेडिंग। देखो, जब हमारे पास मल्टीपल एनालिसिस होते हैं ना, तो हम उसको टाइटल से अलग अलग कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक ही शॉर्ट हैंडेडली एक ही हमारे पास कोई टॉपिक गिवन है, क्योंकि एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आता है, तो उसमें हमारे लिए टाइटल मैंडेटरी नहीं होता है। सेकेंडली, सिंगल पैराग्राफ लिखना है। देखो, एनालिटिकल पैराग्राफ है, ठीक है, तो आपने ना पैराग्राफ में सेक्शंस बांटने नहीं है। ऑल्दो मैं आपको सेक्शन सिखाऊंगी कि 3 पार्ट्स में हम लोग लिखते हैं, लेकिन उनको हमें सेग्रीगेट नहीं करना, उनको हमें पैराग्राफ वाइज बांटना नहीं है। हमें उन्हें एक ही पैराग्राफ में कंटिन्यू करना है, लेकिन फिर भी तीनों पॉइंटर्स को कवर करके लिखना है, यानी इंट्रोडक्शन भी आएगा, बॉडी भी आएगा और कंक्लूजन भी आएगा, बट ऑल विद इन द सेम पैराग्राफ। तो इस चीज़ का भी हमने ध्यान रखना है। ठीक है, अब बच्चों ये जो आपको डीप डिटेल्स हैं ये सब लोग नहीं बताते हैं, आपको इस चैनल पे ये सारी डिटेल्स ब्रीफली पढ़ने के लिए मिल रही हैं, और इसी के साथ आपको ना केवल एकेडमिक कंटेंट भी मिलेगा, आपके पेरेंट्स के लिए भी आपको मिलेगा पेरेंटल गाइडेंस, ताकि उन्हें भी वो प्रॉब्लम्स जो रोज़ रोज़ वो फेस करते हैं उनके सॉल्यूशन मिल पाए। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करना है, और शेयर तो ज़रूर करना है पेरेंट्स, फ्रेंड्स, एक्वेंटेंस, जिनको भी आप जानते हो, ताकि वो सब बन सकें हाई प्रोफाइल। ओके, उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे कुछ की फीचर्स हैं, क्या क्या नहीं करना वो भी, और क्या क्या करना है वो भी। ठीक है, उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। बोल रहे हैं मार्किंग क्राइटेरिया। मैंने जैसे कि आपको ऑलरेडी बता दिया है बच्चों कि आपके पास ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा। इन टोटल आपके पास ये क्वेश्चन आने वाला है इन टोटल 5 मार्क्स का। पेन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम होगा अदरवाइज। 5 मार्क्स का हमारे पास ये
कंटेंट आने वाला है, ऑल दो ऑप्शन में आएगा, लेकिन दोनों ही ऑप्शन हमें बहुत ही ध्यान से एनालाइज करने होते हैं क्योंकि एनालिटिकल पैराग्राफ ज़्यादातर कंफ्यूजिंग लगता है। लेकिन एक बार बच्चों अगर आपने 2 मिनट का टाइम निकाल के क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लिया ना, उसके बाद आपको क्वेश्चन दोबारा देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, आपका हाथ ऑटोमेटिकली इतना स्मूथली चलता है। लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस ज़रूर लगा के जाना पड़ता है। तो कम से भी कम आप 3 से 5 क्वेश्चन एनालिटिकल पैराग्राफ के करिए। एक बार आप की फीचर्स जान लेंगे, किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किस तरह का पैटर्न एग्जाम में आएगा, जो आपको लास्ट में भी मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिखाऊंगी और एक बोनस टिप भी मैं आपको दूंगी आपका इस साल का पेपर का क्वेश्चन, तो वो भी आपने ध्यान से देखना है। तो बोल रहे हैं कंटेंट जो होता है, जो आप लिखते हैं, वो आपका 2 मार्क्स का होता है एंड इट शुड इंक्लूड एटलीस्ट 4 वेल डेवलप्ड पॉइंट्स और ट्रेंड्स। जो ट्रेंड चार्ट आपने देखा है, पाई चार्ट आप लोग ने यूज करा है, तो पाई चार्ट के अंदर का जो ट्रेंड चेंज हुआ है वो आपने मेंशन करना है। इंश्योर सस्टेन क्लैरिटी एंड लॉजिकल प्रोग्रेशन ऑफ द एनालिसिस। प्लीज लॉजिकली आप कंपेयर करें डेटा को, ऐसा नहीं कि आपने कोई भी एक उठा लिया, उसके बीच में कोई भी मिडिल डेटा उठा ले रहे हैं, उसके बाद लास्ट में बस ऐसे ही मेंशन कर दे रहे हैं लास्ट वाले डेटा को। ऐसे नहीं करना है। प्लीज कंपैरिजन जब ड्रॉ करें तो आप कंपैरिजन हाईएस्ट टू लोएस्ट का करें या सेकंड हाईएस्ट का सेकंड लोएस्ट से करें। इस तरह से करें कि कुछ तो उसमें एनालिसिस ड्रॉ हो। इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ 2 मार्क्स। ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है डेटा का, जब आप इफेक्टिव स्टाइल से अपने डेटा को मेंटेन करके रखते हैं। मैंने बोला आपने हाईएस्ट पकड़ा तो हाईएस्ट से लोएस्ट, जैसे वाटर का यूसेज है तो सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, सबसे कम कहाँ हो रहा है, उसके साथ ओपिनियन नहीं लिखने हैं, आपने सिर्फ एरियाज लिखने हैं कि इस फील्ड में सबसे ज़्यादा है और इस फील्ड में सबसे कम है, और इस फील्ड में सबसे कम नहीं होना चाहिए था जबकि इस फील्ड में होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर वाटर का वेस्टेज हो रहा है, ये हमें दिख रहा है, इसीलिए लिख रहे हैं, अपने सेल्फ ओपिनियंस नहीं बना रहे हैं। उसके बाद बोल रहे हैं जो प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन है उसको बहुत ही ऑर्डरली सीक्वेंशियली लिखना है। क्रोनोलॉजी अगर बिगाड़ेंगे, आपने सेकंड हाईएस्ट को पहले लिख दिया है उसके बाद लोएस्ट को लिख रहे हैं, ऐसा नहीं करना। क्रोनोलॉजी बिगड़ेगा तो कहीं ना कहीं जो रीडर है वो ऑलरेडी, आपका एग्जामिनर ऑलरेडी आपके क्वेश्चन पेपर को जानता होता है, और अगर उसने एग्जामिनर ने आपके क्वेश्चन पेपर को जानते हुए आपके डेटा उसको कहीं भी ऊपर नीचे देखा तो वो आपके मार्क्स को कट कर सकते हैं। तो ऑर्डरली अगर हम जमाएंगे, अगर क्रोनोलॉजी बिगाड़ेंगे नहीं तो हमें मार्क्स मिलने के हम ज़्यादा करीब पहुंच जाएंगे। देन एक्यूरेसी, इंश्योर करेक्ट स्पेलिंग, ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन, पंक्चुएशन, सॉरी नॉट प्रोनाउंसिएशन। अब क्योंकि ना ये लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है और लैंग्वेज सब्जेक्ट में बच्चों हमारे मार्क्स हमेशा यहीं यूज़ होते हैं। सबसे पहले तो आप बहुत ही ज़्यादा ना फ्लारी लैंग्वेज यूज़ ना करें कि आपने सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए बहुत ही अच्छे से इडियम्स लिख दिए हैं और ऐसे फ्रेजेस लिख दिए हैं विच आर नॉट नेसेसरी एट दैट पॉइंट। तो आपने नहीं यूज़ करने हैं ऐसे लैंग्वेज, ऐसे फ्रेजेस। कीप योर लैंग्वेज वेरी क्लियर, वेरी प्रिसाइज, टू द पॉइंट, और अट्रैक्टिव लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए आपके पास ऑलरेडी लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर होता है, तो आपने यहाँ पर नहीं जमानी है ऐसी कोई लैंग्वेज, बस टू द पॉइंट बात करनी है। ग्रामर का ध्यान रखेंगे, स्पेलिंग्स का ध्यान रखेंगे और पंक्चुएशंस का स्पेशली ध्यान रखेंगे क्योंकि लैंग्वेज सब्जेक्ट है तो मार्क्स लेके जाता है। तो टोटल आपको 5 नंबर मिलेंगे भी अगर इनका ध्यान रखेंगे, और हमारे 5 नंबर में से कहीं ना कहीं 1-2 लूज हो सकते हैं अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे। एक और गलती जो बच्चे कर देते हैं अक्सर, वो आप ध्यान रखेंगे प्लीज़, कहीं भी आप एनालिटिकल पैराग्राफ को बॉक्स में एनक्लोज करके नहीं आएंगे। एनालिटिकल पैराग्राफ इज नेवर एनक्लोज इन अ बॉक्स। मैंने कई बार देखा है बच्चे बॉक्स में बंद कर देते हैं, आई डोंट नो व्हाई। आपने नोटिस राइटिंग किया, एडवर्टीजमेंट किया है, दैट इज़ फाइन, उनमें आपको सिखाया जाता है, बट एनालिटिकल पैराग्राफ आप ऐसे समझिए कि ये कोई एसे या कोई आर्टिकल है, क्या उसमें हमने कभी बॉक्स बनाया है? नहीं, तो इसमें भी हमें बॉक्स नहीं बनाना है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे प्लीज़। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम फॉर्मेट कैसा होगा। तो फॉर्मेट बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड होता है, 3 पार्ट्स में लिखा जाता है बच्चों। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन किस चीज़ का? इंट्रोडक्शन होता है पाई चार्ट, ट्रेंड चार्ट, जो भी हमें गिवन है, हिस्टोग्राम, टेबल। तो बिगिन विद एन ओवरव्यू ऑफ द डेटा चार्ट। स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? मैंने यहाँ पर आपको कुछ फ्रेजेस भी गिवन है, इतना इजी बना दिया है मैंने आपके लिए एनालिटिकल पैराग्राफ। इनमें से कोई भी फ्रेज से आप स्टार्ट कर लीजिए, जैसे कि ये जो ग्राफ है, इट इलस्ट्रेट, शोज और रिप्रेजेंट्स, क्या दिखा रहा है? द चार्ट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट दिस, द टेबल डिपिक्ट्स द डेटा रिलेटेड टू दिस, द पाई चार्ट कंपेयर्स द डेटा बिटवीन दिस, द बार ग्राफ हाईलाइट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गिवन डेटा, फोकसेस ऑन।
इनमें से कोई भी यूज़ कर लीजिए, ये आपके लिए सबसे बेहतरीन स्टार्ट होती है किसी भी एनालिटिकल पैराग्राफ को स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद मेंशन करो क्या क्या डेटा प्रेजेंट है, ये जब आपने लिख लिया तो किस बारे में डेटा गिवन है उसको मेंशन कर दो और उसका पर्पस मेंशन कर दो। उसके बाद की एस्पेक्ट्स मेंशन कर दो और थीम जो बता रहा है हमारा पाई चार्ट या हमारा टेबल या हमारा कंटेंट, मान लो स्वॉट एनालिसिस है किसी बिजनेस का, तो वो स्वॉट एनालिसिस किस बिजनेस का है, किस तरह से डराइव किया गया होगा वो बता दो। तो की एस्पेक्ट्स बता दो आप, 3 से 4 लाइन में आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारी बॉडी का। तो बॉडी में बोला है कि आपने की ट्रेंड्स बताने हैं। जैसे मैंने आपको बोला बॉडी में कंपैरिजन ड्रॉ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंपैरिजन ड्रॉ नहीं करोगे डेटा कवर नहीं हो पाएगा, और डेटा कवर करना इज़ द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ। तो बोला है कहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, नोटेबल वैल्यूज जो चेंज आ रहा है उनमें वो कहाँ पर दिख रही है। कंपैरिजन ड्रॉ करना इज़ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। कॉन्ट्रास्ट पे फोकस करो कि कहाँ पर हमें लग रहा था कि बढ़ेगा लेकिन वहाँ पर अचानक से गिरा है चार्ट। सो दीज 2 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यूज फैक्ट्स फिगर्स फ्रॉम द डेटा टू बैकअप योर पॉइंट्स। आप जो भी पॉइंट्स लिख रहे हो उसकी हेल्प आपको जो गिवन डेटा है क्वेश्चन में उसी से ही लो, अपने मन के ओपिनियन से नहीं लेना है। अवॉइड ओपिनियंस एंड अजम्पशंस। आप क्या मान रहे हो ये नहीं सोचना है, ओपिनियंस अजम्पशंस नहीं लगाने हैं। उसके बाद अच्छा, लिंकिंग वर्ड का यूज़ बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप हर बार के बाद फुल स्टॉप लगा दोगे दैट वोंट मेक योर लैंग्वेज वेरी क्लियर एंड वेरी इंप्रेसिव आई वुड से। तो आप वर्ड यूज़ कर सकते हो हाउएवर, मोर ओवर, फर्दर मोर, देयरफॉर। तो हाउएवर, इन कॉन्ट्रास्ट, वेयर एज कंपेयर टू एटसेट्रा, इनको बहुत ही स्मूथली 2 लाइन्स को एज अ कनेक्टर हम यूज़ कर सकते हैं। तो लिंकिंग वर्ड्स का यूज़ आप प्लीज़ करिए। ये मैंने आपको बॉडी के लिए फ्रेजेस दिए हैं कि कौन कौन से वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं, और पढ़ के देखिए आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इन वर्ड्स को यूज़ करने से आपका जो बॉडी है वो अपने आप ही एक अट्रैक्टिव लुक ले लेगा। क्या बोल रहे हैं, इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द चार्ट, ये क्लियरली दिख रहा है चार्ट से, एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज आया है ट्रेंड में इधर से इधर। कंपेयर कर रहे हैं जब हम प्रीवियस ईयर को करंट ईयर से, तो हमें ये देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से हम कंक्लूजन्स भी ड्रॉ कर सकते हैं अगर हम इस लैंग्वेज को यूज़ करेंगे। The highest or the lowest percentage of value is recorded in the year so and so, and upward or downward trend can be noticed. The most noticeable feature of the data, सबसे ज़्यादा notable feature जो है जो given data का है वो क्या है। ऑन द अदर हैंड, ये लिंकिंग वर्ड में ही आ जाता है बच्चों। वाइल एक्स, जब हमारे पास ग्राफ है तो एक्स लाइन पर हमें क्या रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, वाई लाइन पर हमें क्या रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। उस केस में हम लाइन एक्स और लाइन यानी जो एक्स एक्सेस होता है और वाई एक्सेस होता है उसको बता सकते हैं कि ऑन द एक्स एक्सेस इट हैज़ बिन रिप्रेजेंटेड दैट, और ऑन वाई एक्सेस एज कम्पेयर टू वाई एक्सेस इट हैज़ बिन रिप्रेजेंटेड दैट। तो ये आप बॉडी के फ्रेजेस यूज़ कर सकते हो ताकि आपका लैंग्वेज काफ़ी अच्छा और काफ़ी रिप्रेजेंटेबल लगे। उसके बाद अगर बॉडी के बाद हम बात कर रहे हैं तो हम आते हैं कंक्लूजन पे। आपने समराइज करना है द की इनसाइट्स इन 1 और 2 सेंटेंसेस, इससे ज़्यादा खींचना नहीं है। मतलब आपने उस पूरे ट्रेंड चार्ट में देखा कि जहाँ जिस ईयर में सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आना चाहिए था उसी का में सबसे कम है, तो आपने बस वहाँ पे लिख देना है दैट इन दिस ईयर द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न वाज अजम्प्टेड टू बी द हाईएस्ट बट इट सीम्स लोअर देन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड। उसके बाद हाईलाइट करना है जो मेन ट्रेंड और ऑब्जर्वेशन आपने उस चार्ट में से निकाला है। कंक्लूड करते हुए आप लिख सकते हैं इन कंक्लूजन टू द गिवन डेटा। उसके बाद ओवरऑल it can be summarized. The analysis of highlight is the trend suggests that to sum up means अगर हम सबको summarize करें, to sum up the most significant observation is, ये पूरे concluding phases हो सकते हैं और इन phrases को use करके आप अपनी concluding line दे सकते हैं। तो ये जो मैंने यहाँ पर राइट साइड में आपको पार्ट्स दिए हैं ये तीनों ही पार्ट्स के, इंट्रोडक्शन के, बॉडी के और कंक्लूजन के बच्चों आप यूज़ कर सकते हैं। इवन जब आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो भी ये लाइंस अगर आप यूज़ करेंगे ना तो आपको कहीं ना कहीं याद हो जाएगी और फिर इन्हीं का यूज़ करके आप वहाँ पर बेहतरीन तरीके से मार्क्स गेन कर सकते हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं की पॉइंट्स ये याद रखने के लिए कि हमारे एनालिटिकल पैराग्राफ को सबसे अट्रैक्टिव क्या बनाएगा। सबसे पहले ध्यान रखना है स्टिक टू द डेटा। डेटा को कहीं से कहीं तक अपने माइंड में बहुत ही लीनियंटली लेकर नहीं चलना है कि लिख दिया तो लिख दिया, नहीं लिखा तो क्या ही हो जाएगा। नहीं, एग्जामिनर ने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर को जानता है इन डेप्थ। तो आपने ये गलती नहीं करनी है कि अगर मुझे 10 का डेटा गिवन है तो मैंने 2 लिखकर छोड़ दिए हैं। स्टिक टू द डेटा, उसी के आसपास रिवॉल्व करना चाहिए आपका पूरा पैराग्राफ। उसके बाद बेस योर राइटिंग सोली ऑन द गिवन डेटा। कोई पर्सनल ओपिनियंस ऐड नहीं करने, ये बार बार मैं आपको बोल रही हूँ। डेटा को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला अभी, एक बार आपने अगर क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लिया बच्चों, तो क्वेश्चन दोबारा से आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इतना फटाफट से, आप इतना फ्लुएंटली लिखते चले जाएंगे, अपनी लैंग्वेज को बनाते चले जाएंगे, क्योंकि आपने डेटा को देख लिया। और एक बार अगर हम किसी चार्ट को ढंग से देख लेते हैं, उसके बाद हमें नंबर्स छोड़ के कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो 2 to 3 मिनट्स निकालना सिंसियरली अपने क्वेश्चन को पढ़ने के लिए और फिर लिखना स्टार्ट करना। टेक टाइम केयरफुली टू एनालाइज द गिवन डेटा। आइडेंटिफाई करना कि वो क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंपॉर्टेंट डिटेल्स को ढूंढना जहाँ पर यूनिट, टाइम फ्रेम या की लेबल्स मैंशनड है। उसके बाद हाईलाइट क्या है, जो इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स है, मेजर ट्रेंड्स, जैसे जहाँ इंक्रीज हो रहा है, जहाँ सबसे ज़्यादा डिक्रीज, सबसे लोएस्ट पॉइंट है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, उसको कंपेयर कर लो, उसको सबसे पहले पिक कर लो। उसके बाद हाइज और लोज को कंपेयर कर लो, और इंटरेस्टिंग इनसाइट्स, यानी जहाँ पर आपने कुछ अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ देखी उसको मेंशन करो। सो दीज आर द की पॉइंट्स। इसके बाद बोल रहे हैं फॉर्मल और कंसाइज लैंग्वेज यूज़ करनी है। ऐसा नहीं कि इनफॉर्मली आप अपने जैसे दोस्त को समझा रहे हैं वैसे समझाएंगे, नहीं। यू आर राइटिंग अ पैराग्राफ। आप ये समझिए कि आपको कोई डेटा गिवन है और आपने उस पर एक प्रेजेंटेशन बना के देनी है। एक तरह से आप ये मानिए आपने समझाना है उस डेटा को अपने प्रेजेंटेशन के थ्रू, तो उसको आप लिख रहे हैं एनालिटिकल पैराग्राफ में। उसके बाद बोल रहे हैं स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं है कि डेटा कन्फ्यूज़ कर रहा है, जो ऊपर हमने यूज़ कर लिया उसी डेटा को हम नीचे भी यूज कर रहे हैं। रेपिटेटिव वर्ड्स, ये भी चीज ध्यान रखनी है, रेपिटेटिव वर्ड्स, रेपिटेटिव फ्रेजेस यूज नहीं करने। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा ये वर्ड बार बार यूज हो रहा है, फॉर एग्जांपल व्हीकल, तो आप उसकी जगह उसके सिनोनिम्स यूज़ करिए। ऑटोमोबाइल यूज़ कर लीजिए, व्हील्स यूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो बार बार एक ही वर्ड को यूज़ करने से बचिए, एक ही वर्ड को या एक ही फ्रेज को बार बार यूज़ करने से बचिए। सेम लाइन में या हम बोले सेम पैराग्राफ में तो बहुत ज़्यादा आपको बचने की ज़रूरत है। उसके बाद ऑर्गेनाइज करिए अपने पैराग्राफ को 3 सेक्शन में, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, ये 3 में बनेगा ही बनेगा, ये मैंने आपको बता दिया है। लॉजिकल फ्लो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पहले आपने हाईएस्ट वाला बता दिया, उसके बाद आप कहीं ना कहीं बीच में अपने डेटा को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, लोएस्ट वाला मेंशन ही नहीं कर रहे, कंपैरिजन ही ड्रॉ नहीं कर रहे, बस ऐसे लिख रहे हैं कि मुझे सारे डेटा कवर करने हैं अपनी लैंग्वेज में। ऐसा भी नहीं करना है। कंपैरिजन ड्रॉ करिए, ट्रेंड चार्ट्स को फॉलो करते हुए हाईएस्ट टू लोएस्ट, सेकंड हाईएस्ट टू सेकंड लोएस्ट, थर्ड हाईएस्ट टू थर्ड लोएस्ट, ऐसे यूज़ करिए अपने डेटा को, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं लिंकिंग वर्ड आपने यूज़ करने हैं फॉर कोहेरेंस, यानी फॉर समझने के लिए। कोहेरेंस बोलते हैं क्लैरिटी को। तो बिल्कुल क्लियर अगर आप अपना इन्फॉर्मेशन बनाना चाहते हो तो मैंने यहाँ पर दिया। कंपेयर करने के लिए आप लिखिए सिमिलरली, इन कॉन्ट्रास्ट, वेयर एज, वाइल और एज कंपेयर टू। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है, मोर ओवर, फर्दर मोर, ठीक है, फर्दर मोर, एडिशनली, मोर ओवर। अगर आपने की पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं, देयर फोर, दस, कॉन्सिक्वेंटली, हेंस, तो ऐसे वर्ड्स को यूज़ करिए जहाँ से आप दिख रहा है कि आप कंक्लूड करना चाह रहे हैं, एडिशनली कुछ बताना चाह रहे हैं, किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाह रहे हैं, एम्फसाइज डालना चाह रहे हैं। तो इन वर्ड्स के यूज़ से लिंकिंग वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, ये बताने के लिए कि आगे आने वाला सेंटेंस किस बारे में है। इज इट अ कंक्लूडिंग लाइन, इज इट एन एम्फसिस पॉइंट, तो वो कौन सी लाइन है, वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, कैन इट बी इग्नोर्ड, ये आपके लिंकिंग वर्ड्स ही डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ की पॉइंट्स है जो हमने हाईलाइट करे हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है आपको ये एक बार ग्राफ के बारे में बता रहा है, और बार ग्राफ में हमारे पास 3 अलग अलग कैटेगरीज हैं, और 3 अलग अलग कैटेगरीज भी हमारे पास अलग अलग परसेंटेज में बटी हुई हैं। तो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि ये बार ग्राफ है, ये बता रहा है कि कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं अलग अलग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स, म्यूजिक एंड ड्रामा, अक्रॉस 3 स्कूल्स ABC 2024 में। एनालाइज करना है डेटा को और उसके
रिगार्डिंग एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है। तो आप यहाँ पे देखिए मैंने ना इसको सेगमेंट्स में नहीं बांटा है, मैंने एक ही पैराग्राफ लिखा है और एक ही पैराग्राफ में मैंने इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन तीनों दिया है। द गिवन बार ग्राफ इलस्ट्रेट, इंट्रोडक्शन हमें मिल गया है, इंट्रोडक्शन यहाँ तक खत्म हो गया कि मुझे गिवन क्या क्या है, ये इंट्रोडक्शन क्वेश्चन में से ही निकल कर आता है, ये समझ लीजिए। उसके बाद इट हाईलाइट्स की ट्रेंड्स इन स्पोर्ट्स, ये मेरा बॉडी है क्योंकि यहाँ पर मुझे पता चल रहा है कि मैं अब बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे क्या क्या इस बार ग्राफ में देखने को मिल रहा है। और उसी के बाद देखिए यहाँ पे लिखा है इन कंक्लूजन द डेटा क्लियरली शोज दैट स्पोर्ट्स आर द मोस्ट पॉपुलर एक्टिविटी अमंग स्टूडेंट्स, यानी कि मैंने यहाँ पर बिना एक तो टाइटल के स्टार्ट करा है, उसके बाद मैंने यहाँ पर इनिशियली इंट्रोडक्शन दिया है 2 से 3 लाइन का, उसके बाद हमने मेंशन करी है बॉडी में हमने सारे ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए उनके परसेंटेज को कंपेयर करा है, किसी भी डेटा को छोड़ा नहीं है। और कंक्लूडिंग लाइन में हमने ये लिखा है कि हमें सबसे ज़्यादा ये दिख रहा है कि भले ही तीनों स्कूल्स में कुछ भी आईएएस चले, लेकिन ये जो ब्लू वाला पार्ट है यानी जो स्पोर्ट्स है वो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, वो सबसे ज़्यादा बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ही हमने बिना पैराग्राफ चेंज करे अपने 3 पॉइंटर्स को भी ख़त्म करा है, हमने ट्रेंड चार्ट को भी फॉलो करा है, हमने ट्रेंड चार्ट के जो भी चेंजेस आए हैं परसेंटेज वाइज हाईलाइट भी करे हैं। तो हमने अपना डेटा ऑर्गेनाइज करा है और यही हमें लेकर जाता है सिग्निफिकेंटली परफेक्ट स्कोर की तरफ। उसी के साथ कौन कौन से क्वेश्चंस हैं या किस तरह के क्वेश्चंस हैं जो हमें देखने को मिलते हैं बच्चों, वो मैंने आपके लिए यहाँ पर लगा दिया है। ये एक एज ग्रुप चार्ट है जहाँ पर अलग अलग इंटरनेट एक्टिविटीज़ हमें बताई गई थी। ये वाला क्वेश्चन जो था बच्चों, ये आपका क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन है, आई थिंक 2023 का क्वेश्चन है, और आपके क्वेश्चन पेपर का, जहाँ पर ये बताया है कि कौन सी एज का बच्चा कौन सी एक्टिविटी को सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करता है, कौन सी एक्टिविटी के लिए। तो इस तरह का टैबुलर रिप्रेजेंटेशन आ सकता है, इस तरह का डेटा आ सकता है, कोई टेबल नहीं है, कोई चार्ट नहीं है, इस तरह का डेटा है, इसी को ही एनालाइज करना है और इसी का एनालिसिस रिपोर्ट यानी कि एनालिटिकल पैराग्राफ बनाना है। उसके बाद इस तरह का हमारे पास डेटा आ सकता है, इसी के ही सारे ट्रेंड्स को हमें फॉलो करना है, सारे पार्ट्स को हमको पढ़ना है और एनालिसिस करके बताना है कि जिस चीज़ के लिए हमें कंपेयर किया जा रहा है कि ये क्वालिटीज़ हैं कुछ एक पर्सन की, एक हेड गर्ल की, क्या इन क्वालिटीज़ के हिसाब से वो हेड गर्ल बनने के लायक है या नहीं है, ये भी आपका सैम्पल पेपर क्वेश्चन ही है। उसके बाद अगर मैं चार्ट्स की बात करूं तो बच्चों देखो स्वॉट एनालिसिस आता है किसी बिजनेस का, कभी पाई चार्ट आ जाता है, कभी ट्रेंड चार्ट आ जाता है, कभी बार ग्राफ आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से हिस्टोग्राम और भी अलग अलग चार्ट्स आ जाते हैं, कभी तो सिर्फ ही कंटेंट आ जाता है जैसे हमने अभी पहले देखा। और इस तरह के जो भी चार्ट्स हैं, इन चार्ट्स को आपने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना होता एग्जाम में भी, अगर आप एक बार थरली पढ़ लेते हैं ना इन सारे पॉइंट्स को, उसके बाद आपकी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली आपका हाथ सजाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि प्रैक्टिस ही इतनी बेहतरीन करके जाते हैं आप लोग, राइट। तो बच्चों ये था हमारा एनालिटिकल पैराग्राफ। क्या इसमें हमें ध्यान रखना है, क्या चीज़ें हमें इसमें हाईलाइट करनी है, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इन क्वेश्चंस को एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, ताकि आपको ऑटोमेटिकली आपके माइंड में बैठ जाए कि मैम ने ये फ्रेजेस हमें दिखाए थे और ये फ्रेजेस ही हमको यूज़ करने हैं, ठीक है। क्योंकि उन फ्रेजल यूजेस से ही आपका लैंग्वेज, आपका कॉन्टेंट जो है वो बहुत ही क्लियर और बहुत ही रिप्रेजेंटेबल हो जाएगा। So this was all for this video and today students. I will meet you again in the next video. Till then you have to keep learning, keep practicing and keep smiling. Thank you. Have a good day.